शुरू करते हैं। नमस्कार। परमपिता की जय। की जय। आज का चर्चा का विषय है प्रौत में शूद्र विप्लव की व्यवस्था क्या है। उसका शूद्र विप्लव से हम क्या समझते हैं, शूद्र कौन है, विप्लव कैसे होता है, विप्लव कौन करेगा, इन बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। प्रौत के सिद्धांत में जिस समाज की अवधारणा की गई है उसमें ऐसा कहा गया कि कोई भी समाज हो दुनिया का के लिए, भारत समाज के लिए नहीं, सारी दुनिया में कहीं भी कोई समाज हो तो वहाँ 4 प्रकार के गुणों वाले या गुण के मानसिकता वाले लोग पाए जाते हैं। उसको संस्कृत में उनके जो शब्द हैं वह शब्द हैं शूद्र, क्षत्रिय, विप्र और वैश्य। अब ये कौन कौन सी गुणों से वो लोग हैं, तो हम भारतीय लोग इन बातों को थोड़ा समझते हैं कि विप्र कौन है, वैश्य कौन है, क्षत्रिय कौन है। जो ये तीनों नहीं है वो शूद्र है। यहाँ एक चीज और भी बता दें, ये शब्द जातिवाचक नहीं है। ये शब्द जो हम प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, ये केवल गुणवाचक शब्द है। हम उनके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मनुष्य के अंदर ऐसा नहीं है कि ये चारों गुण एक एक गुण लोगों के अंदर होता है, ऐसा भी नहीं है। किन्हीं गुणों की प्रधानता होती है। ये चारों गुण मनुष्य के अंदर है, लेकिन कभी कभी समय के अनुसार से, देश काल के हिसाब से कुछ गुण की प्रधानता बढ़ जाती है, या कभी कभी ऐसी प्रधानता मनुष्य के अंदर होती ही है और उसको मनुष्य रोक नहीं पाता और वो गुण उसके परिलक्षित हो जाते हैं। हम उदाहरण के लिए लें कि शहर में भीड़ इकट्ठी है, लोग वहां पर काफी लोग हैं, कुछ दुर्घटना हो गई तो कुछ लोग होंगे जो केवल उसको देखते रहेंगे कि क्या हो गया, इधर देखो उधर देखो, किसको चोट लगी किसको नहीं लगी। कुछ लोगों के अंदर उससे वो संतुष्ट नहीं होते, दौड़ करके उनको उठाएंगे, उठा करके पानी पिलाएंगे और व्यवस्था करेंगे कि उसको किसी तरह से डॉक्टर के पास में, नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया जाए। ऐसे वो कौन सी एक गुण है जिससे कि मनुष्य के अंदर ये भाव जगता है कि हम इसकी मदद करें। इसी तरह से मान लीजिए एक आदमी बाजार में कोई बदमाश किसी की पिटाई कर रहा है, यह एक आदमी है वो बाजार में बदमाशी कर रहा है, तो क्या होगा, ज्यादातर लोग उस बात को किनारे हट जाएंगे कि भाई ठीक है वो आपस में क्या क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा, एक या दो ऐसे व्यक्ति होंगे जो कहेंगे नहीं भाई इस आदमी को क्यों मार रहे हो, इसमें इस आदमी का क्या दोष है। और इतना ही नहीं कहेंगे, वो जब देखेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर अत्याचार कर रहा है, मार रहा है, वो बेचारा गरीब है या वो अपने आप को बचा नहीं सकता है, ऐसी अवस्था में वो लोग उस आदमी के ऊपर कूद पड़ते हैं और अपने जान की परवाह नहीं किए बिना उस आदमी की रक्षा करते हैं। तो ये भाव मनुष्य में जो पैदा हुआ, ये भाव कौन सा है? ये भाव ही क्षत्रिय गुण का भाव है। ये भाव है क्षत्रिय गुण का। तो हमने देखा इसी तरह से कुछ आदमी के अंदर एक ऐसी भावना होती है कि यदि उनको कुछ गुण मालूम है, कुछ विषय मालूम है, तो दूसरों के साथ में शेयर करना चाहते हैं।
कहीं भी ऐसे आवश्यकता पड़ जाए तो बोलेंगे नहीं नहीं, ऐसे वक्त में ऐसा सा करना चाहिए, ये एक सही सलाह होगी। मन के अंदर इनकी एक भावना पैदा होती है कि नहीं, इस तरह की भावना से हम किसी को हम बचा सकते हैं, किसी को हम ज्ञान दे सकते हैं, उस ज्ञान से उसकी रक्षा हो सकती है। तो ये भावना कौन सी है? ये विपरीत भावना है मनुष्य के अंदर। ये एक ऐसी भावना है जिस भावना से वो चाहता है कि जो जानकारी मेरे पास में है वो जानकारी मैं दूसरों को भी दूं। तो ये जो भावना है, ये जो गुण है, ये विपरीत गुण है। तो सुदृढ़ोचित गुण कौन से हैं? जो सुदृढ़ोचित गुण है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है उसकी कि वो आदमी केवल अपने आप में सीमित रखता है अपने आप को। वो अपने जीवन का लक्ष्य केवल खाना पीना सोना, उससे ज्यादा नहीं। बहुत थोड़े से में संतुष्ट हो जाना, किसी ने कुछ दे दिया उसको मान लेना, या कोई उसके ऊपर अन्याय भी कर रहा है तो उसका विरोध नहीं करना। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि उसके ऊपर किसी ने अन्याय भी कर दिया तो जो शूद्र की मानसिकता है वो उसका विरोध भी नहीं करता। और ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, वो आस पास में इधर उधर देखते हैं कि अत्याचार हो रहा है, व्यभिचार है, भ्रष्टाचार है, सब कुछ है, फिर भी अपने आप को उससे इम्यून कर लेते हैं। और ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता शूद्र की है। तो हम आज का जो विषय है शूद्र विप्लव। लेकिन ये जो शूद्र, क्या ये क्रांति कर पाते हैं या कर सकते हैं? इसी बात को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। जो हम बात यहाँ फिर से दोबारा एक बात कह दें, ये जो शूद्र विप्र क्षत्रिय वैश्य की जो हम बातें कर रहे हैं, ये बातें गुणवाचक शब्द हैं, ये जातिवाचक शब्द नहीं है। इसका कि इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है या क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है या बनिया के घर पैदा हुआ या शूद्र के घर पैदा हुआ है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। हमने जैसा कि पहले बताया, एक बार फिर से रिपीट कर दोबारा हम बता देते हैं कि ये जो शब्द है गुणवाचक शब्द है, और ये चारों भावनाएं या मानसिकता हर मनुष्य के अंदर होती है। हर मनुष्य में शूद्र भी है, विप्र भी है, वैश्य भी है, क्षत्रिय भी है, ये हर मनुष्य के अंदर है। लेकिन कुछ मनुष्य के अंदर कुछ जो उसकी गुण है वो ज्यादा होते हैं। कोई विप्रोचित ज्यादा होगा, कोई सुदृढ़ोचित ज्यादा होगा, कोई क्षत्रियोचित ज्यादा होगा। ये जो भावनाएं हैं ये उनके अंदर होती है, मानसिकता ऐसी होती है। हम जो चर्चा कर रहे हैं इस चर्चा को, और ये सार्वभौमिक है, ऐसा भी नहीं कि हम केवल भारतवर्ष के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। ये दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जहां भी मानव समाज है, जहां भी मानव है, ये सभी पर लागू होता है। तो अभी जो व्यवस्था चल रही है, ये व्यवस्था क्या है? पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है। इस पूंजीवादी व्यवस्था को हम लोग कहेंगे ये वैश्य युग चल रहा है। पूंजीवादी लोग या तो स्वयं या शासन के द्वारा, दोनों संभावनाएं हैं, या तो स्वयं या शासन के द्वारा समाज को कंट्रोल करती है अपने हित के लिए। उनके अंदर ये अभिलाषा है कि ज्यादा से ज्यादा धन कमाया जाए। उसके हिसाब से जो शासन व्यवस्था होगी उस पर दबाव डाल करके उस तरह के नियम कानून बनाए जाते हैं जिससे कि उनका हित सर्वोपरि हो, चाहे वो शासन में है या नहीं है। यदि उनके हित की बात शासन में नहीं होगी तो उस शासन को वो बदल देंगे। पहले तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो शासन की व्यवस्था बन रही है उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ होता है।
इसलिए प्रजातंत्र में देखा गया कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो बहुत फूलती है। हम अपने देश का ही एक उदाहरण लेते हैं। हमारे देश में ये जितने भी बड़े बड़े व्यवसायिक घराने हैं जो कि पूंजी की होड़ लगी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा पूंजी हमारे पास में आ जाए, और उन्हीं के अनुरूप हमारी सरकार सारे काम करती है। अभी तो हमने देखा कि जितने भी पब्लिक सेक्टर के उद्यम हैं, अंडरटेकिंग्स हैं, पीएसयूज बोलते हैं, जो कि सरकार के अधीन होती थी, धीरे धीरे सभी को कुछ न कुछ नाम पर कि यहाँ पर ये प्रॉफिट नहीं दे रही है, या यहाँ पर कार्य व्यवस्था अच्छी नहीं चल रही है, या कुछ भी बहुत सारे और कारण को बता बता करके सरकार इन सभी को प्राइवेट सेक्टर में दे रही है। उनको नीलामी में अब जिस भी भाव में उनको मिल जाए उस भाव में इन सारे उद्यमों को देने की बात चल रही है। उसमें होगा क्या? उसमें होगा क्या कि अभी जो एक सरकारी तंत्र के अंदर एक मनुष्य काम करता है तो काम करने की स्टाइल अलग होती है। वही जब वो राष्ट्रीय पूंजीपति के अंडर में वो जब वो काम करेगा तो उसके काम करने की, शोषण करने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाएगी। और पूंजीपति का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य एक ही है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है तो उसका उद्देश्य है, तो वो क्या करेगा? कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा काम करवा दो। हमारा खर्चा कम हो, काम उससे कई गुना ज्यादा हो जाए, और यही शोषण का कारण होता है। लेकिन जैसे हमने कहा कि जो शासन की व्यवस्था, जो वैश्य काल जब आता है उसमें यही होती है कि वो अपने हित को ध्यान में रखते हुए ही सारे नियम कानून बनाते हैं, और ये पूंजीवादी व्यवस्था इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में फलती फूलती है। अभी हम देखते हैं पहले जैसे हमने कहा कि हर मनुष्य के अंदर ये चारों गुण विद्यमान है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी के अंदर पैसे बचाने की प्रवृत्ति नहीं है, किसी आदमी के अंदर ज्ञान नहीं है, किसी का आदमी के अंदर बल नहीं है, ऐसी बात नहीं। सब कुछ सबके अंदर है। इसकी प्रमुखता कहाँ पर कभी कभी परिलक्षित होती है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं शूद्र विप्लव की। तो ये जो शूद्र है, ये ऐसी मानसिकता है जो कि विद्रोह नहीं करते, उनके ऊपर अत्याचार हो तो सह लेते हैं। उनको थोड़ा सा भी खाने पीने को मिल जाए, उनका अपना जीवन यापन बराबर हो जाए तो उसी में संतुष्ट है। कुछ ज्यादा मिल जाएगा तो शराब पी लेंगे, कुछ ज्यादा मिल जाएगा तो मांस मछली ज्यादा खा लेंगे। उनका जीवन उस पर ही उस हद तक ज्यादा रहता है। तो ऐसे लोगों की संख्या समाज में बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब विप्र लोगों का, वैश्य लोगों का राज्य होता है, वैश्य युग होता है जो आजकल चल रहा है, जो पूंजीपतियों का युग है, वैश्य युग इसको हम बोलेंगे। इसमें होता क्या है कि जो लोग विप्रोचित मानसिकता के हैं, क्षत्रियोचित मानसिकता के हैं, वो भी शूद्र की तरह काम करने के लिए विवश होते हैं। वो भी शूद्र हैं, क्योंकि अब सारा जो वैश्य का तंत्र है वो सबके ऊपर लागू होता है, तो सभी लोग उसके साथ में काम करेंगे, शोषण वो सबका करते हैं। लेकिन जो शूद्र लोग हैं वो इसका विरोध नहीं कर रहे। और ये जो जो विप्रोचित लोग थे, जो क्षत्रियोचित लोग थे, जो शूद्रों की तरह
जिनके ऊपर व्यवहार हो रहा है या जो शूद्र बन गए हैं, उनके अंदर ज्वाला भड़कती है। वो अपने अधिकारों के लिए बातें करने लगते हैं। उसमें भी कई तरह के लोग होते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि जिन्होंने अपने अधिकारों की बातें की तो उनको ज्यादा पैसा दे दिया गया तो वो चुप हो जाते हैं। जो नहीं बात कर रहा ज्यादा उसको तो पैसा नहीं दिया, लेकिन तो थोड़ा सा जैसे ट्रेड यूनियन सब में होता है कि जो नेता बन गया, नेता बन करके और उसको ज्यादा सुविधाएं दे दी, ज्यादा पैसा दे दिया या ज्यादा मान सम्मान दे दिया तो उसमें खुश हो गया, फिर वो विद्रोह की बात नहीं करता, उसकी भावना वही दब जाती है। मतलब उसके अंदर ये भावना थी कि हम विरोध करें, लेकिन नैतिकता नहीं थी, नैतिक बल नहीं था उसके अंदर, साहस नहीं था। साहस तो थोड़ा था जिसकी वजह से उसने विद्रोह किया, लेकिन नैतिकता के अभाव में वो पैसों से फिर बिक गया। फिर वो शूद्र बन गया। बिक गया मतलब शूद्र बन गया। इसी तरह से विप्रोचित लोग भी होते हैं, वो भी शूद्र बन करके उनको अपना जीवन यापन करना पड़ता है। उनके अंदर ज्ञान है, उनको ये मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है। इतना होने के बावजूद भी यदि अपनी मन की व्यथा को सामने नहीं रख पा रहे हैं, इसका मतलब कि वो शूद्र बने हुए हैं। शूद्र का तो यही गुण है ना कि वो विद्रोह नहीं करता। तो उन शूद्रों में जो लोग ऐसे होंगे जो अपनी अधिकारों के लिए खड़े हो जाएंगे और विद्रोह कर देंगे, ऐसे लोग कौन होते हैं, ऐसे लोग कौन कर सकते हैं? इसमें हम एक चीज बता दें, इसमें जो धनी लोग हैं वो कभी भी इन चीजों में भाग नहीं लेते। जिसके पास धन ज्यादा है, क्यों धन भी तो उन्होंने ऐसे अर्जित किया हुआ है ना, वो तो कोई धन तो पाप का ही कारण है, कहीं न कहीं पाप करके उन्होंने धन को अर्जित किया हुआ है, तो उनके अंदर भी मनोबल नहीं होता। एक आदमी जो एक सुविधा भोगी हो गया है, जो किसी सुविधा के साथ चल रहा है, वो संघर्ष नहीं करता। तो संघर्ष कौन करेगा? जो आदमी नीचे तबके का है, जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, वो भी संघर्ष नहीं करता। संघर्ष में जो अग्रणी भाग लेने वाला आदमी वही होता है जो मिडिल क्लास का है। मिडिल क्लास का मतलब ये नहीं कि सारे मिडिल क्लास के लोग संघर्ष करेंगे, ऐसा नहीं है। मिडिल क्लास में भी ज्यादातर लोग शूद्र हैं, शूद्र मनोभाव से जीते हैं। लेकिन विद्रोह करने की जो संभावना निहित है वो मिडिल क्लास के लोगों में है, जिनके पास ज्यादा धन भी नहीं है और जिनके पास बिल्कुल अभाव भी नहीं है। आदमी जो बहुत अभाव में है वो विद्रोह करने के लिए सोच नहीं पाता, या उसके विद्रोह को बहुत जल्दी कुचल दिया जाएगा। लेकिन ये कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास थोड़ी क्षमता है, थोड़ा खाने पीने के लिए है, तो वो क्या है, वो इन चीजों के ऊपर की बात सोचने लगता है। फिर उसके अंदर साहस होना चाहिए, नैतिक बल होना चाहिए और विद्रोह करने की क्षमता होनी चाहिए और मन में विचार होना चाहिए। इन चीजों का जब समारोह हो जाएगा तो वो जो शूद्र है, उस शूद्र को प्रौध की भाषा में कहा गया वो विक्षुब्ध शूद्र शूद्र है। शूद्र है, विक्षुब्ध है, मतलब अंदर से उसके अंदर ज्वाला भड़क रही है, उसके तन मन में ज्वाला भड़क रही है विद्रोह करने के लिए। ये जो विक्षुब्ध शूद्र है ये ही क्रांति करते हैं, विप्लव करते हैं। इन्हीं के द्वारा विप्लव संभव है, किसी अन्य के द्वारा ऐसा संभव होना नहीं है। अब ये जो विक्षुब्ध शूद्र है, इनमें
दो तरह के लोग होंगे। एक तो वो होंगे जिनके अंदर विप्र मानसिकता ज्यादा है, या वो होंगे जिनके अंदर क्षत्रिय मानसिकता ज्यादा है। यदि विक्षुब्ध शूद्रों के अंदर क्षत्रिय मानसिकता के लोगों की संख्या अधिक हो गई, तो जो विप्लव होगा वो रक्त रंजित होगा, खून बहेगा। उसका जो विप्लव होगा, जहां पर कि क्षत्रिय प्रधान मानसिकता के लोग होंगे, तो वो विप्लव जब करेंगे तो उसमें शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और रक्त रंजित विप्लव होगा। लेकिन जो विप्रोचित मानसिकता के लोगों की संख्या यदि अधिक हो गई, ऐसे लोग जो कि मानसिक रूप से उन्नत हैं और वो विक्षिप्त शूद्र के रूप में आकर के आंदोलन में आ गए, तब रक्त रंजित विप्लव होने की संभावना कम हो जाती है। वहां पर टेबल टॉक की संभावना बढ़ जाती है। वहां पर किस तरह से व्यवस्था परिवर्तन होगा, उसके ऊपर लोगों को विचारों से प्रभावित करके फिर उसमें वो व्यवस्था की जाती है कि वो आदमी उनकी बातों को मान लिया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। तो जो विक्षुब्ध शूद्र हो गए दो प्रकार के, एक हो गए क्षत्रिय मानसिकता के, एक हो गए विप्र मानसिकता के। और दोनों का जो काम करने का तरीका भिन्न होगा, क्योंकि वो एक आदमी शक्ति का प्रयोग ज्यादा कर रहा है और दूसरा आदमी बुद्धि का प्रयोग ज्यादा कर रहा है। लेकिन दोनों है विक्षुब्ध शूद्र। समाज चक्र में जैसे आज जो समाज चल रहा है वह शूद्र युग हम इसको बोलेंगे, नहीं वैश्य युग हम बोलेंगे। और वैश्य युग में सभी को शूद्र बना दिया जाता है। हर एक तरह का आदमी वो शूद्र ही है, सब सेवा करने में लगे हुए हैं। किसके लिए सेवा कर रहे हैं? जो वैश्य है, जो पूंजीपति है, जिसके पास धन है, वो अपने ही द्वारा राजनेताओं को भी उनकी ही सेवा करते हैं। मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, वो किसकी सेवा कर रहे हैं? पूंजीपति की सेवा कर रहे हैं। वो नाना प्रकार से उनका बहुत तरह का तरीका है। या तो वो अपने आदमी को खुद राजनीति में प्लांट कर देते हैं, लगा देते हैं, या उन राजनीतिज्ञों को वो खरीद लेते हैं, या उनको लालच दे करके, विवश करके, किसी भी तरह से इनके प्रकार जो भी उनके अंदर क्षमता होती है उसका उपयोग करके सारी व्यवस्था को वो अपने अनुरूप अपने हित में चलाते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है कि सारे के सारे लोग एक गुलामी दास्ता के जीवन व्यतीत करने लगते हैं और उन्हीं में से विक्षुब्ध शूद्र बन करके सामने आते हैं और एक नए युग का सूत्रपात होता है। वैश्य युग में शूद्र विप्लव होगा और विप्लव होने के बाद में वो क्षत्रिय युग का शुरू हो जाएगा। क्षत्रिय युग के बाद में जो शासन होगा, ऐसा नहीं है कि वहां पर अत्याचार नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। जब भी किसी के पास में पावर अधिक हो जाती है तो उसका दुरुपयोग होना ही है, उसकी संभावना बढ़ जाती है। जब भी पावर किसी के पास में भी, चाहे वो अर्थ बल हो, धन बल हो, शक्ति बल हो, किसी भी तरह से यदि उसके पास में बल ज्यादा हो गया तो उसका दुष्परिणाम यह है कि उसका वो अनुचित उपयोग अपने हित के लिए करता है। ऐसा ही क्षत्रियोचित व्यवहार के जो लोग होंगे, मानसिकता के लोग होंगे, उनके पास में भी समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे एक शोषण से के अगेंस्ट में के विरुद्ध में ही वो खड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी शोषण करना शुरू कर लेते हैं। इसी तरह से जो क्षत्रिय है, फिर आंदोलन होगा,
जो विप्र लोग होते हैं वो अपनी बुद्धि के द्वारा वो उनको परास्त करके अपने हाथों में ले लेते हैं सत्ता। विप्रों के बाद में फिर वही एक चक्र चलता है, फिर वैश्यों के पास में शासन आता है और समाज का चक्र ऐसे ही चलता रहता है। इसी को प्रौद्ध की भाषा में कहा गया, ये समाज चक्र है। एक युग की समाप्ति होगी, दूसरा युग आएगा ही। फिर इसमें यह है, इसमें यदि आना ही है तो हमारी भूमिका क्या है? इसमें कहा गया कि ये चक्र, समाज का चक्र चलता रहे और ठीक प्रकार से चलता रहे। उसके लिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो धार्मिक हैं, नैतिकवान हैं, आदर्श निष्ठ हैं, साहसी भी हैं और संग्राम के, अन्याय के विरुद्ध संग्राम उनका जीवन का उद्देश्य भी है। इन सारे गुणों से परिपूर्ण जो व्यक्ति होगा उसको कहा गया वह सद्विप्र होगा। जो सद्विप्र कौन होगा? सद्विप्र होगा वो धार्मिक भी होगा, नैतिकवान भी होगा, उसके अंदर अन्याय के विरुद्ध संग्राम करने की इच्छा भी होगी और आदर्श निष्ठ भी होगा। इन सारे गुणों से परिपूर्ण जो व्यक्ति होगा या व्यक्तियों का जो समूह होगा उसी को कहा गया कि वो लोग सद्विप्र होंगे। सद्विप्र लोगों की यह जिम्मेदारी है कि इस समाज चक्र को जब भी कभी शोषण बढ़ रहा है तो उसको चेंज कराएं, उसको वहां विप्लव करवा दें, विप्लव करा करके नई व्यवस्था को लेकर के आ जाए। ये सद्विप्रों का काम है। आज के युग में जो सद्विप्र लोग हैं समाज में, उनको एक होना पड़ेगा, उनको एक साथ आना पड़ेगा। और ऐसे लोग जब एक साथ आ जाते हैं वो नेतृत्व प्रदान करते हैं किनके लिए? जो विक्षुब्ध शूद्र है। इस वैश्य युग में विक्षुब्ध शूद्रों को वो एक दिशा देंगे कि तुमको ये काम करना है, कैसे करना है वो उनको समझाएंगे और इस तरह से उसका परिवर्तन करवाएंगे। मान लीजिए यदि ऐसा नहीं होता है, समाज में इस तरह के लोग नहीं आए, आगे नहीं आए, तो क्या होगा? और कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई सरकारें भी तो कल्याणकारी काम करते रहते हैं ना, कुछ तो कुछ काम कर ही रहे हैं। कभी उन्होंने शिक्षा पर जोर दे दिया, कभी उन्होंने किसी सुविधाएं बढ़ा दी, उन्होंने घर बना दिए, अस्पताल बना दिए, क्या क्या नहीं काम कर रहे हैं सरकारें। ये काम कर रहे हैं लेकिन इससे मानव का विकास ये जैसे हो गया ना, ये हजारों वर्षों तक यही चलता रहेगा, धीरे धीरे करते रहेंगे और आदमी इसी में पड़ा रहेगा कि भाई सरकार ने कुछ तो काम किया, कुछ तो काम किया। ये जो धीरे धीरे जो काम करने की प्रवृत्ति है समाज के अंदर, जो कुछ भी कल्याणकारी योजनाएं इतनी धीरे स्पेस से चलती हैं, इससे मानवता का कल्याण नहीं होता। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए और ऐसी आनी चाहिए, वो विप्लव होना चाहिए। ये धीरे धीरे स्नेह स्नेह काम जो हो रहा है इससे काम नहीं चलता। हम इसका एक उदाहरण देते हैं। हमारे यहाँ प्रजातंत्र तो अभी 70 वर्षों से आया। जो हमारी गणतांत्रिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो हमारे देश में आई, ये 70 वर्षों से आई। उसके पहले अंग्रेज थे, उसके पहले मुगल्स थे, उसके पहले कुछ और शासन चल रहा था, राजा महाराजा होते थे। अंग्रेजों के यहाँ इंग्लैंड में ये जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है ये 1000 वर्ष पहले आ गई थी। वो डेमोक्रेसी, हालांकि जो सबसे पहले गणतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में थी, जिसको हम लोग बोलते हैं वैशाली में गणराज्य था। हालांकि उसका स्वरूप आज से थोड़ा भिन्न था, लेकिन जो वैशाली में के साथ में जो जितने भी सामंत लोग होते थे, बड़े बड़े, हर एक मान लीजिए वहाँ 8-10 जिला है उस क्षेत्र में, तो हर जगह का एक एक
सामंत है या एक मुखिया है, वो लोग मिल करके आपस में तय करते थे कि आज इस बार कौन राजा बनेगा। उसके बाद से फिर वो आपस में चुनाव करते थे, फिर कौन राजा बनेगा। इस तरह की व्यवस्था लिच्छवी राज्य में आज से 2000 वर्ष पूर्व भारत में थी। खैर वो व्यवस्था, लेकिन अंग्रेजों के यहाँ जो मैग्ना कार्टा बना, जो प्रजा और राजा के बीच में जो एक संधि हुई, जिसकी वजह से राजतंत्र चलता है लेकिन वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था को लेकर के चलता है। इंग्लैंड में संसदीय व्यवस्था को लेकर के चलता है। हालांकि वहां की एक व्यवस्था, एक खूबी भी है कि उनका अपना कोई संविधान नहीं बना, वो मैग्ना कार्टा बना हुआ है। एक चार्टर ऑफ डिमांड है कि हम कैसे, 10-15 पॉइंट है उसके अंदर, और उसको लेकर के जो व्यवस्था चल रही थी। लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है कि 1000 वर्ष के आने तक शोषण वहां भी कम नहीं हुआ, शोषण बढ़ता चला गया। धीरे धीरे जो प्रजातंत्र वहां पर था वो प्रजा के लिए काम कर रहे थे वहां के लोग। फिर भी वहां पर एक आदमी बहुत धनी है, एक आदमी गरीब है, एक आदमी की सारी, जैसे वहां लॉर्ड्स बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा है, वहाँ इस तरह की बातें होती है। तो जो लॉर्ड्स लोग हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, वो अभी भी वहाँ हैं, और मनुष्य भी, जो दूसरे लोग हैं, वो भी रह रहे हैं। तो 1000 वर्षों में भी क्या भला हुआ। वही व्यवस्था तो हम लोग 70 साल में यहाँ पर आ गए। जो वहाँ 1000 वर्षों से चल रही थी, 70 साल में भी हमने वही अडॉप्ट कर लिया, हम भी वही डेमोक्रेसी लेकर के आ गए। तो 1000 उनके बेकार ही गए ना। इसके लिए जरूरी यह है कि ये जो धीरे धीरे परिवर्तन की जो व्यवस्था है, इसको चैलेंज करना है, और चैलेंज करके जब हम विप्लव करते हैं तब एक नई व्यवस्था आती है और उसकी गति बहुत तेज होती है। तब सुधार की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाएगी, एक क्रांति आने के बाद में, एक विप्लव आने के बाद में। और वो संभव कैसे है? जैसा हमने बोला, विक्षुब्ध शूद्र, एक शूद्र जब अपने आप में जागता है कि उसके अधिकार क्या है, उसका शोषण हो रहा है, शोषण का स्वरूप क्या है, और उसे केवल अपने लिए नहीं, उसको समाज के लिए लड़ना है। जब इस तरह की भावना उसके अंदर पैदा होगी, विक्षुब्ध शूद्र के अंदर, तब वो विप्लव करने के लिए तैयार हो जाएगा। और तब समाज में जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन का स्वरूप बहुत तेज गति से विकास होता है। तो यह है शुद्ध विप्लव। प्रौद्ध में इसका कैसे वर्णन किया गया है, उसके बारे में ये चर्चा है। धीरे धीरे समय कम होता जा रहा है। ये किसी के प्रश्न है तो हम प्रश्न ले लेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा चर्चा और करेंगे। हेलो। हाँ दादाजी, आवाज आ रही? हाँ हाँ, आवाज तो आ रही है। तो हाँ दादाजी, मैं ये पूछना चाह रहा था हम्म, कि जैसे ये आपने सूद विप्लव के बारे में बताया कि सूद विप्लव से सदविप्र बनने की एक संभावना रहती है, जो पीड़ा को सहन करता है उसके बाद में। तो नहीं मैं नहीं, ये पूछना चाह ये रहा था। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा जो सद्विप्र होते हैं वो हाँ हाँ। दिशा देते हैं विक्षुब्ध शूद्र को विप्लव करने के लिए। वो केंद्र में रहेंगे। सद्विप्र कहाँ रहता है? वो केंद्र में रहता है। और वो जो विक्षिप्त शूद्र है, जिसके अंदर संभावना है जो उसके विद्रोह करने की, उसको वो दिशा देता है, उसको ज्ञान देगा, अच्छा। उसको प्रेरित करेगा कि तुम ऐसा करो जिससे कि तुम्हारा हित हो। तो ये जो इस तरह की जो भावना किसके अंदर है, वो सद्विप्र के अंदर है। सद्विप्र ही अच्छा। गाइड कर रहा है विक्षुब्ध शूद्र को कि तुम विप्लव करो।
हाँ, आगे बोलिए। अच्छा अच्छा, मतलब वो ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब ऐसा लगा कि जैसे जो पीड़ित शूद्र होते हैं, जो ज्यादा मतलब उन्हें समाज में ऐसा कष्ट का एहसास होता है, तो उसी में से जो विप्र होते हैं, शूद्रों में से जो विप्र होते हैं, वो ही शूद्र विप्लव करते हैं। ऐसा हाँ, कुछ है क्या दादाजी? वो तो विक्षिप्त सूत्र हो गए। देखिए, ऐसा तो कोई डिमार्केशन नहीं है कि ये आदमी सद्विप्र है, ये आदमी ऐसा है। उन्हीं में से जो विक्षिप्त सूत्र होंगे, सद्विप्र भी होंगे। सद्विप्र की हमने जो परिभाषा बताई वो क्या है? वो धार्मिक होगा, नीतिवान होगा, आदर्श निष्ठ होगा, और संग्राम, अन्याय के प्रति संग्राम करने की उसके अंदर भी भावना होगी। जो जो विक्षुब्ध शूद्र है, उसके अंदर एक चीज नहीं है, धार्मिक नहीं है। वो साहस है उसके अंदर, नैतिक बल भी है। यदि नैतिक बल नहीं होगा तो क्या उसको लोग खरीद लेंगे? हमने दिया ना, जिस ट्रेड यूनियन का लीडर है उसको खरीद लिया जाता है, उसको ज्यादा पैसा दे दो, चुप होकर के घर में बैठ जाता है। तो जो विक्षुब्ध शूद्र है वो कौन है? जिसमें धार्मिकता की भावना भी उतनी पैदा नहीं हुई, लेकिन नैतिक बल है उसके अंदर साहस भी है, उसके अंदर अन्याय के विरुद्ध लड़ने की पुकार भी है। तो ऐसे लोग जो होंगे वो विक्षुब्ध शूद्र होंगे। और उसमें दो तरह की मानसिकता के लोग हो सकते हैं, जिसमें कि एक क्षत्रिय मानसिकता ज्यादा हो या विप्रोचित मानसिकता ज्यादा हो। ये हमने कहा। हेलो। हाँ दादाजी, नेटवर्क चला गया था। हाँ, देखा, आपका चला गया था। और कोई प्रश्न है क्या? पूरा कर लीजिए। हाँ, नेटवर्क चला गया था दादाजी। अच्छा, नहीं, कोई बात। तो आपने, आपका जो प्रश्न था उसको हम चर्चा कर लिए हैं, उसको दोबारा करने से फिर लोगों का समझ जाएगा। तो ये और कोई प्रश्न है क्या? तो बात करें, नहीं तो फिर मैं इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे हम। आगे बढ़ा दें। ठीक है सर, ठीक है। ये जो समाज चक्र है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, कि जो वैश्य युग के बाद में शूद्र युग आया, शूद्र युग के बाद में क्षत्रिय युग है, उसका से विप्र युग है, फिर ऐसे करके समाज का चक्र चलता रहता है। और समाज में जो विभिन्न विभिन्न देश या प्रांत या अलग जो जगह हैं, वहां पर कोई अभी वैश्य युग में होगा, कोई क्षत्रिय युग में होगा, कोई कुछ होगा। इस तरह की अपनी किसी न किसी स्थिति में कोई न कोई जगह आपको मिल जाएगी कि ऐसे लोग हैं वहां पर हैं। ये जो चीज है, ये इस क्रम में चलती रहे, जिस क्रम में हम बात कर रहे हैं कि शूद्र युग के बाद में क्षत्रिय युग आए, उसके बाद से विप्र युग आए, फिर वैश्य युग आए। तो ये समाज के लिए हम बोलते हैं कि ये उसका जो विप्लव हो रहा है, क्रांतियां जो हो रही हैं, वो अनुकूल परिस्थिति में हो रही हैं। लेकिन ऐसा कहीं हो कि शूद्र युग से फिर वैश्य युग आ जाए, मतलब शूद्र युग में फिर वैश्य लोग हावी होकर के फिर एक रिवर्स ट्रेन में आ गए, इसको हम लोग बोलेंगे प्रति विप्लव। उसकी संभावना भी रहती है कि कोई आपने विद्रोह किया, कुछ किया, अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई, और फिर हेन केन प्रकार उन लोगों ने फिर उस आंदोलन को दबा दिया, और फिर वैश्य युग आ गया, फिर पूंजीपतियों का शासन हो गया। तो ये जो प्रक्रिया है इसको बोलेंगे प्रति विप्लव। लेकिन यदि हुआ विप्लव तो वो विप्लव है, और वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। इसमें एक चीज और बता दें, जो सद्विप्र होते हैं वो एक विचार देते हैं, विचार देकर के समाज को जगाने का काम करते हैं। सद्विप्र अपने विचारों के द्वारा समाज को बताते हैं कि तुम्हारा शोषण किस तरह से हो रहा है, तुम्हें और तुमको कैसे अच्छा किया जा सकता है, तुम्हारे जो विकास की और कैसी संभावनाएं हो सकती हैं, उसके बारे में उनको जगाते हैं।
ये जो चीज है इसको एक जो विप्लव है ये 3 स्टेज से गुजरता है, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। थीसिस यही है कि वो आदमी के अंदर ये भावना जग गई तो थीसिस हो गया, उसको हिंदी में बोलेंगे विश्लेषण। और एंटीथीसिस प्रतिश्लेषण और सिंथेसिस संश्लेषण, ये उसके शब्द हैं। सिंथेसिस के लिए संश्लेषण और एंटीथेसिस के लिए प्रतिश्लेषण। तो अब इसको इंग्लिश में जो समझेंगे थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, ये जो चीजें हैं सदविप्र जो है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो सिंथेसिस और एंटीथेसिस या थीसिस को लेकर के आगे बढ़ता रहे। हर एक जगह जहां पर भी उसके लिए ऐसा नहीं है कि एक युग परिवर्तन हो गया तो सदविप्र के लिए आराम की बात हो गई कि अब हम नहीं अब तुम्हारे लिए हमने काम कर दिया, ऐसा नहीं होता। सदविप्र जो होगा उसके लिए एक दिन भी आराम करने के लिए वजह नहीं होगी। उसको हमेशा हमेशा समाज को सजग करते रहना होगा। जिस भी प्रकार के शोषण उसके ऊपर मनुष्य के ऊपर हो रहे हैं उसके लिए उसका उत्तरदायित्व होता है कि समाज को सजग बना के रखे। तो ये हर क्षण प्रतिक्षण हर घंटे हर दिन ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसा कुछ करे समाज में जिससे कि समाज का भला हो, समाज को एक नई दिशा मिले और जो शोषण कर रहा है उसके लिए उसको आगाह करता रहे कि ये तुमने किया, शोषण किया, ये मानवता के खिलाफ है, ये मानव मूल्यों के खिलाफ है। इन बातों को उजागर करने का जो दायित्व है वो सदविप्र को होगा। तो सदविप्र की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। तो जो लोग धार्मिक हैं, नैतिकवान हैं, अंदर साहस भी है और शोषण के विरोध में लड़ने का, संग्राम करने का उनके अंदर जज्बा भी है, ऐसे लोग समाज में कम होते हैं, बिरले होते हैं, लेकिन होते हैं। और उन लोगों के हाथ में ही समाज का चाबी होनी चाहिए। वो आदमी जीवनदानी होगा, वो आदमी त्यागी होगा, वो भोग विलास में नहीं जाएगा। भोग विलास करने वाला आदमी कभी भी इस तरह की बातें नहीं कर पाएगा। तो वो आदमी अपने त्याग के द्वारा, अपने परिश्रम के, बौद्धिक शारीरिक परिश्रम के द्वारा हमेशा सजग